हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैक क्लासेस। आज हम मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19 सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 तो आर्टिकल 19 1A है ना, B C D E F विलोपित हो चुका है, इसलिए G। सबसे पहले क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तीसरा जो डी है, राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की स्वतंत्रता। पूर्वक विचरण, फिर राज्य में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। इच्छानुसार वृत्ति एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये स्वतंत्रताएं जो हैं हमें आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त हैं, संविधान ने हमें दी है। ठीक है, लेकिन क्या ये आतंकित है? कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से मतलब हम कंप्लीटली स्वतंत्र हैं क्या, फ्रीडम है क्या इनको उपयोग करने के लिए? नहीं, हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ तक हम दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। ठीक है, अर्थात युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध आप कैसे देखते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के बारे में भी अनर्गल बात करें बिना किसी ठोस आधार के। सामने वाले व्यक्ति को मानहानि करने का दावा करने का अधिकार होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैसे ही हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे कि एक व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लागू हो, वैसे ही प्रेस के ऊपर भी प्रतिबंध लागू है। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण, हमें निरायुद्ध शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की ही स्वतंत्रता है। इसी प्रकार के हम अस्त्र शस्त्र के साथ, भड़काऊ भाषण देने के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते। ये स्वतंत्रता का युक्ति युक्त प्रतिबंध होगा उसमें। संघ बनाने की स्वतंत्रता, हमें बिल्कुल संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये अनैतिक नहीं होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं जा सकते जहाँ पे प्रतिबंध है। फिर है राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता। हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में आप निवास नहीं कर सकते। वृत्ति एवं व्यवसाय करने की, बिल्कुल संविधान के द्वारा हमें इच्छानुसार वृत्ति व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे नशीली पदार्थों का व्यवसाय, जैसे अर्थात शराब का व्यवसाय, आप ये अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते, आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी। बहुत सारे मामले हैं जिनमें आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो ये थे युक्ति युक्त प्रतिबंध। वैसे ही नवीन जिंदल विवाद मामले में जो तिरंगा झंडा को फहराने के लेकर जो वाद था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि आप सम्मानपूर्वक तिरंगे को फहरा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होगा, भारतीय नागरिक को। ठीक है, वैसे ही इसी स्वतंत्रता के अधिकार के समतुल्य में एक आया है आरटीआई, जो 2005 में लाया गया है। इसके तहत सूचना का अधिकार है। ठीक है, मत देने का अधिकार, मत खारिज करने का अधिकार, इच्छानुसार व्यावसायिक जो विज्ञापन है उसको देने का अधिकार, ये सभी जो है स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करते हैं। ठीक है, इन सब मामले में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की।
आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में, आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सबसे पहले कि अपराध है क्या? अपराध किसी वर्तमान कानून का उल्लंघन है। कानून हमेशा भविष्य लक्ष्य होना चाहिए किसी भी अपराध के लिए। कुछ मामलों में ये भूत लक्ष्य भी हो सकता है, जैसे कि वित्तीय मामलों में। ठीक है, इसमें और भी कुछ प्रावधान है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को उसको उसी के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए 2 बार किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी है, भ्रष्टाचार के मामले में उसकी विभागीय जांच चल रही है, उसका जांच में वो सिद्ध हो जाता है कि उसने ये ऐसा कथित कार्य किया है, तो एक बार उस पर विभागीय जांच हो गई, उस पर कार्यवाही होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। बिल्कुल न्यायिक कार्यवाही की उस पर की जा सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 था। अब हम 21 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से केवल विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अर्थात जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि ये जो जीवन का अधिकार है सभी मौलिक अधिकारों का स्रोत। ठीक है, क्योंकि सभी मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से इस जीवन के अधिकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन जीने से तात्पर्य पशुवत जीवन जीने से नहीं, गरिमा में जीवन जीने से। और गरिमा में जीवन जीने के लिए जिन जिन अधिकारों की आवश्यकता होगी वो सभी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि कौन कौन से अधिकार जो हैं इसके संबंध में बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि निजता का अधिकार, ठीक है, शुद्ध पेयजल का अधिकार, शुद्ध हवा का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार। इस बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, शिक्षा के अधिकार के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के तहत गरिमा में जीवन जीने के लिए व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, होते हैं, उन्हें प्राप्त हैं भी। अब हम देखते हैं कि हमारे मूल संविधान में शिक्षा एक मौलिक अधिकार नहीं था। अब हम पढ़ते हैं एक वाद। कौन सा वाद देखते हैं? मोहनी जैन। ठीक है, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 1992 का मामला है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिक्षा जीवन को गौरवपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है, एक माध्यम है। इसलिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए ताकि वो गौरवपूर्ण जीवन जी सके। इसलिए
86वां संविधान संशोधन किया गया 2002। और 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 21। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, कि कैसे संविधान व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध कैसे संरक्षण प्रदान करता है। इसमें दो प्रावधान है। ठीक है, 22(1) एंड 22(2), मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, निवारक निरोध और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। सबसे पहले आर्टिकल 22(1) देखते हैं, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध कैसे संरक्षण प्राप्त है। अगर कानून किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना आवश्यक होगा, कारण बताना जरूरी होगा। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा ये कि उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में पेश करना आवश्यक होगा। अब क्या, मान लेते हैं कोई रिमोट एरिया है, वहाँ से निकटतम न्यायालय बहुत दूर है, तो ऐसी स्थिति में जो आवागमन का समय है ये काउंट नहीं होता। मतलब गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर आवागमन के समय को काट करके उसको निकटतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीसरा कि उसे इच्छानुसार उसकी विधि मतलब सलाहकार चुनने का आवश्यक है, मतलब विधि सलाहकार चुनने की आज़ादी है, जैसा कि हमने पढ़ा, जीवन जीने का अधिकार में है, इच्छानुसार विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार में, वो इसमें भी है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 22(1). अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22(2). ठीक है, 2 के बारे में पढ़ते हैं, निवारक निरोध। अब हम देखते हैं जो सामान्य गिरफ्तारी है उसमें तो संविधान हमें ऐसे संरक्षण प्राप्त करता है, लेकिन निवारक निरोध के मामले में वो ऐसा संरक्षण प्राप्त नहीं करता, संरक्षण प्रदान नहीं करता है। निवारक निरोध के मामले में किसी व्यक्ति को 2 माह के भीतर 2 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें इस अवधि को 1 माह और बढ़ा दिया गया। इस मामले में अगर इस अवधि को और बढ़ाना है तब ऐसी स्थिति में सलाहकारी बोर्ड का गठन करना होगा, उसी की सिफारिश पर ये अवधि आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस संबंध में जो है कानून बनाने का अधिकार संविधान संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को देता है। ऐसे ही कानूनों का उपयोग करके संसद द्वारा कोटा, टाडा, NIA ऐसा अधिनियम लाया गया राज्य सरकारों में। आर्टिकल 144 यहाँ पे राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए राज्य के मामलों में भी ऐसी है, आर्टिकल 144 जैसे कानून लाए गए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 था। अब हम देखते हैं कि शोषण का विरुद्ध अधिकार। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23। सबसे पहले हम आर्टिकल 23, बेगार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध। बेगार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध। अब हम जान लेते हैं कि बेगार और बालात श्रम क्या है। ठीक है, शब्दों का अर्थ समझते हैं, फिर हमें प्रावधान के बारे में पता चलेगा। बेगार से मतलब है
परिश्रम के अनुपात में पारिश्रमिक नहीं देना, जितना काम करा रहे हैं उतना पैसा नहीं देना। ठीक है, सीधे सीधा थोड़ा मैं। अब बालाश्रम से तात्पर्य क्या है? बालाश्रम से मतलब व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना। तो संविधान यह प्रावधान करता है किसी व्यक्ति के लिए कि शोषण के विरुद्ध उसके लिए कि राज्य या व्यक्ति कोई भी किसी भी व्यक्ति से बेगार और बालाश्रम नहीं करा सकता। लेकिन इसमें भी अपवाद की स्थिति है। राज्य को सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ छूट प्राप्त है कि वो व्यक्ति से बेगार और बालाश्रम करा सकता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति से वो अपनी बात मनवा सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य के बारे में हम देखें कि जो कोविड का सिचुएशन फैला हुआ है, जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, ऐसे बहुत सारे मामलों में सामाजिक व्यवस्था के बनाने की चुनौती होती है। तो ये यहाँ पे जो सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है वो बेगार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या? आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो यही प्रावधान है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप श्रम नहीं करा सकते, कोई खतरनाक काम नहीं करवा सकते। तो ये था, आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में पढ़े, और बाकी मौलिक अधिकारों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।